हेलो एक्सपर्ट्स। आज की वीडियो मेरी क्लासिक सीरीज की 7वीं वीडियो होने वाली है। एंड जिन लोगों को नहीं पता है कि क्लासिक सीरीज क्या है, उन्हें मैं बता देना चाहता हूँ कि क्लासिक सीरीज मेरी वो सीरीज है जहाँ पर मैं बेन 10 क्लासिक में दिखाए गए सभी एलियंस को क्लासिक वे में ड्रॉ करता हूँ, जो कि उस सीरीज में आर्ट स्टाइल था। उसी के लेके ये एक ट्यूटोरियल सीरीज है एंड उसी का कंटिन्यूशन मैं इस वीडियो में भी कर रहा हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने साथ में एक स्केचबुक, पेन, पेपर, पेंसिल कुछ ले लीजिए, जिससे आप इस वीडियो को साथ में देखते देखते प्रैक्टिस कर पाएं, ताकि हो ये कि जब आप इस वीडियो को खत्म करो, पूरा देख लो, तो आप कुछ सीख के जाओ, कुछ वैल्यू ऐड करो और आपको मजा भी आए कि नहीं यार कुछ मजा आया। तो अपने टूल्स ले लो और साथ में बनाते हैं। चलो शुरू करते हैं। वन सिंप्लीफाइंग से। अब देखो हम लोग सिंप्लीफाई क्यों करते हैं। वेल, सिंप्लीफाई करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एंड इम्पोर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो भी सब्जेक्ट होता है या फिर जो भी रेफरेंस होती है, जो भी चीज़ आप ड्रॉ कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है आपके सामने। जो आप इन आंखों से भी देख रहे हो ना अपने ऑब्जेक्ट को सामने, जो भी है वो अभी एक कॉम्प्लिकेटेड शेप में है, एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर में। एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से आपके सामने कोई हीटर पड़ा हुआ है। ओके, अब हीटर सिर्फ हीटर तो है नहीं, उसके अंदर दुनिया भर की मशीन लगी है, बटन है, वायरिंग हुई है, फिर बाहर से प्लास्टिक का कवर डाला है, शेप बनाया है ना, बहुत सारी चीज़ें है ना। सेम उसी तरीके से जब हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो जब हम अपनी आंखों से जो चीज़ देख रहे हैं, रेफरेंस, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कुछ भी, तो होता ये है ना कि वो उस वक्त बहुत ज़्यादा अपने कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में रहती है। बट हम लोग इतने कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म को डायरेक्टली ड्रॉ नहीं करते हैं, बिकॉज होता ये है कि आप समझा नहीं पाओगे खुद को कि मैं प्रोसेस क्या कर रहा हूँ। और अगर आपके दिमाग को समझ ही नहीं आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो आप कैसे अच्छे से ड्रॉ कर पाओगे? सोचो ज़रा इस बात को। इसीलिए हम लोग सबसे पहले यूज़ करते हैं स्टेप नंबर 1, सिंप्लीफाइंग, जिसमें हम लोग सिंपली स्ट्रेट लाइंस का यूज़ करते हैं। जज करते हैं कि हमारी जो रेफरेंस है वो कैसी है, कैसा उसका फ्लो है, कितना वो हमारे पेपर पे स्पेस खेलने वाली है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि आप लोग ड्राइंग बना रहे हो पहाड़ों की, तो आप पहाड़ों के बराबर जितना पेपर का साइज उठा लोगे और उस पर वो ड्रॉ होगा, है ना। ऐसा तो नहीं होता है ना। आप बना तो किसी भी पेपर के सकते हो, है ना। तो बस वही बात होती है कि पेपर के ऊपर प्लेसमेंट देने में भी हेल्प करता है हमें ये स्टेप नंबर 1, कि पेपर के ऊपर मैं जो भी चीज़ बना रहा हूँ, जो मुझे इन आंखों से दिख रही है सामने, वो मेरे इस पेपर पे जिसे मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूँ, जिस पर, उस पर कितना आएगा, कितना स्पेस घेरेगा, कौन सी चीज़ कहाँ पर होगी। इसीलिए ही स्टेप 1 को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मैं देता हूँ अपने हर एक वीडियो में, क्योंकि यही चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। ऑलवेज रिमेंबर कि आप लोगों का स्टेप 1 यानी कि स्टार्ट, जो भी होता है किसी भी ड्राइंग का स्टार्ट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उसके फिनिशिंग से। स्टार्ट ओवर फिनिश, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप अपने ड्राइंग को किस तरह से फिनिश करते हो, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप उसे कितने अच्छे से स्टार्ट करते हो। समझे? अब आ जाते हैं हमारे सेकंड स्टेप पे, जो कि है डिटेलिंग का। अब देखो, डिटेलिंग आप लोग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो अपने स्केच में, एज लॉन्ग एज आप लोगों का स्टेप 1 सही है। अगर आप लोगों का स्टेप 1 ही गलत है, तो जो मर्जी कर लो, चाहे कहीं से भी डिटेल भर लो, कितना अच्छा ही डिटेलिंग क्यों ना कर लो, वो इवेंचुअली ही कोई मतलब नहीं रह जाएगा उस चीज़ का, क्योंकि आप लोगों का स्टेप 1 ही गलत है, आप लोगों का बेस ही गलत है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं है, तो उसके ऊपर चाहे जितनी मर्जी बिल्डिंगें चढ़ाने की कोशिश कर लो, वो एक ना एक दिन ढह ही जाता है। बट अगर आप लोगों का बेस स्ट्रांग है, तो फिर आप जितना मर्जी ऊपर उठते जाओ, गिरोगे नहीं कभी। समझ रहे हो? एंड यही सेम चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है अपने स्केचिंग में भी, कि आप स्टेप 1 इतना सही होना चाहिए कि डिटेलिंग आप भरना कहीं से भी स्टार्ट करो, उस चीज़ में कोई फ़र्क ही ना है। एंड जब आप डिटेल भरने जाओ, तो बहुत ही ज़्यादा ईजिली डिटेलिंग कर पाओ। लाइक ऐसी छोटी छोटी या फिर कुछ मेजर जो इश्यूज आते हैं नॉर्मली, वो यही आते हैं कि या तो मेरा हाथ बड़ा या छोटा बन गया है, मैं डायनामिक पोज बना रहा था बट वो अजीब ही लग रहा है, उसमें वो फील नहीं है, वो फ्लो नहीं है ना। तो वो अजीब, वो रिजिडपन, वो अनप्रोफेशनल सी वाइब आपके स्केचेस से ना आए, इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग स्टेप 1 को बहुत अच्छे से पूरा करो। अब डिटेलिंग भरना तो जैसा आप लोग क्लिप में भी देख ही सकते हो कि मेरा स्टेप 1 जो कि मैंने बहुत अच्छे से किया है स्टार्टिंग में, अब उसकी वजह से हो ये रहा है कि मुझे डिटेलिंग भरने में बहुत ज़्यादा ईजी रह रहा है।
मुझे इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ रही है डिटेलिंग भरने में कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आएगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी उस चीज़ को कर चुका हूँ स्टेप 1 में। एंड स्टेप 2 पे मैं प्रॉपरली फोकस कर सकता हूँ कि इस पे लाइक क्या क्या डिटेलिंग आएंगी, कहाँ पर इसका जो ऑमनिट्रिक्स है, इसका जो मैकेनिकल सा टेक्सचर है वो होगा स्टील लाइक टेक्सचर, एंड कहाँ पर जो इसकी स्किन है उस पर टेक्सचर अलग होगा, बालों का और स्किन का एक चमड़ी वाला टेक्सचर, समझ रहे हो। इन सारी चीज़ों पे तभी फोकस कर सकते हैं जब आपका स्टेप 1 सही हो। अगर आपका स्टेप 1 ही गलत हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। बट डिटेलिंग भरना बहुत ज़्यादा ईजी होता है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की चीज़ नहीं है, बस आप सिंपली कर्व्स और कुछ टेक्सचर्स को ऐड कर रहे हो, इतना ध्यान में आप मान के चल सकते हो। जब एक बार आपके ये सारे स्टेप्स अच्छे से कंप्लीट हो जाएं तो हमारा फाइनल स्टेप आ जाएगा इंकिंग का। अब इंकिंग बहुत ही ज़्यादा आसान है, आपने बस जो स्ट्रक्चर तैयार किया है आपको उसके ऊपर इंक करना है और अपने इंक को